अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ निबास, फिर उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज भी एक नहायत ही अहम मौजू पर हम बात करेंगे जो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो है होम सिकनेस के हवाले से, यानी घरों से दूरी की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी या फिर उदासी। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो पहली बार अपने घर से दूर जा रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल तजुर्बा होता है, बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस होता है। वैसे भी हर शख्स जब पहली बार अपने घर से दूर जाता है या फिर ये सिर्फ एहसास ही ये फ़ील कर रहा होता है या ये सोच जब उसके दिमाग में आती है ना, तो एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती है। हम अपने घर वालों, अपने दोस्तों और अपने घर के माहौल को याद करते हैं क्योंकि हम उसके आदी हो चुके होते हैं, एक कंफर्ट जोन हमारा बन चुका होता है। और ये कुदरती है कि दूरी का एहसास हो, मगर उनकी शिद्दत का बढ़ जाना किसी भी तालिब इल्म की तालीम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि जैसे कोई काम करने का एक तरीक़ाकार होता है ना, बिल्कुल इसी तरह अपना माहौल तब्दील करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी तब्दीली एब्रप्ट या फिर अचानक ना हो, कि आपका अपना ही आप उसे तस्लीम ना कर सकें, कि आप ख़ुद ही उस चेंज को तस्लीम एक्सेप्ट ना कर सकें। आपको ग्रेजुअल चेंजेस लेने चाहिए ताकि आपकी जो नफ्सियात है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो किसी नए माहौल को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर सके। जैसे आप शुरू में अपने घर के चक्कर लगाते रहें या पहले ख़ुद को कम फासले की दूरी पर रहने का आदी बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को बढ़ाते जाएं, अपने लिए चैलेंज या फिर तब्दीली को अडॉप्ट करें। इस तरह आप अपने आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तब्दीली के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर ये भी कि इस दूरी का या इस बदलाव का एहसास वक्ती होता है। वक्त के साथ साथ हम नई जगह पर ख़ुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर लगता है, वक्त ज़रूर लगता है, मगर चीज़ें एक रवानी में बहना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना कि वक्त हर घाव भर देता है। बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात भी है। तो एक और अहम चीज़ ये है कि आप अपने दिन का शेड्यूल बनाएं और इसमें ज़्यादातर मसरूफ़ रहें। जब आप अपने दिन को मुस्बत सरगर्मियों से भर देंगे ना, तो आपके पास कोई दूसरी बात सोचने का वक्त ही नहीं होगा, कोई नेगेटिव सोच आने का वक्त ही नहीं होगा, तो आप खुश रह सकते हैं। जैसे कि तालीम में ख़ुद को मसरूफ़ रखें, नए आप दोस्त बना सकते हैं, अपने कैंपस की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। दिमाग को खाली मत रखें क्योंकि खाली दिमाग वैसे ही इंसान को कमज़ोर सोचों में लेकर जाता है। तो इस चीज़ से बचें और ऑल ओवर अगर ये याद रखें कि आप यहाँ एक मकसद के लिए आए हैं और वो तालीम हासिल करना आपका मकसद है। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपके मुस्तकबिल की रोशनी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, और ये सिर्फ वक्ती मुश्किल है जिसे आप अपने मेहनत और अपने अज़्म से उबूर कर सकते हैं। हमारे मशहूर शायर हैं नासिर काज़मी, उनका एक मिसरा मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, वक्त ही तो है। तो आप भी मजबूत रहे, इस चैलेंज का सामना करें अपनी ज़िंदगी में और कामयाब हों। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो अपनी नौकरी के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। इवन दो कि एक शहर में रहते हुए भी बहुत से लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं या बेहतर लाइफस्टाइल के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर के मुल्क चले जाते हैं, कि ताकि हमारे जो पीछे वाले हैं, फैमिली है, उनको हम अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल दे सकें और उनकी जो बाकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आप अपना घर बार छोड़कर अपने बहन भाई, अपने दोस्त अहबाब, अपना कंफर्ट ज़ोन, आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़कर जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि आपके जो साथ मुंसलिक लोग हैं, आपकी फैमिली है, वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके जज्बात को समझना चाहिए, उनकी इमोशनल
जो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं उनको समझना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि वो रूड क्यों होते जा रहे हैं या वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशनल डैमेज की तरफ भी जा रहे होते हैं। जब आप अचानक इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी में बदलाव भी आता है तो आपको इर्द गिर्द के लोगों को समझना चाहिए। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से उन लोगों पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं, ख़ास तौर पर जब एक लड़की दूसरे घर जाती है, शादी करके जाती है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कह लें कि अब्रप्ट चेंज होता है कि वो अपना हर चीज़ छोड़ के, अपनी पूरी लाइफ छोड़कर, पीछे अपनी फैमिली बाकी चीज़ें छोड़कर वो एक नए घर में जा रही होती है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए और इसी तरह ज़िंदगी में हमें आगे भी बढ़ना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, दुनिया में ना हर शख्स हमेशा जवान और फिट नज़र आना चाहता है और अपनी उम्र से कम नज़र आने के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ ना जो हमारी डाइट है वो भी हमारे लिए एजिंग प्रोसेस में बहुत एक अहम किरदार अदा करती है। हमारी स्किन पर जो नमूदार होने वाली झुर्रियाँ हैं वो हमारी बढ़ती उम्र की निशानी होती है और जो हम ग़िज़ा लेते हैं ना उससे इनको ज़्यादा अरसे के लिए रोका जा सकता है। ख़त्म नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है। अच्छी और मुनासिब ग़िज़ा हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है और जब हम बीमारियों से महफूज रहते हैं तो हमारी स्किन पर भी बुढ़ापे के असरात नमूदार नहीं होते हैं। जबकि स्ट्रेस, डिप्रेशन और दूसरे ज़हनी अमराज से भी हम पर बुढ़ापा या एजिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सही वक्त पर सही और मुकम्मल ग़िज़ा लेंगे ना तो हम इस सब से बच सकते हैं। तो मुतवाज़न ग़िज़ा किस तरह हमें ना सिर्फ सेहतमंद रखती है बल्कि हमें बूढ़ा होने से भी बचाती है। मतलब ये तो सारे चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हों, अगर हों भी तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए या फिर ग्रेसफुली हम लोग एज करें। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि एजिंग प्रोसेस में हमारी जो डाइट है वो कितना वाइटल रोल प्ले कर रही होती है और कौन कौन सी डाइट इसमें जो है ना वो आइडियल हो सकती है जो हमें खानी चाहिए। तो इस पर बात करनी है हमने हमारा मुजाहिद स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमारा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा जैसे फिट रहने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ योगा कर रहे होते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू लुक यंग ना। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? अच्छा देखें, डाइट तो आप समझ लें एक मेजर पार्ट है सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलने के लिए। अच्छा, एजिंग की आप बात करी थी, देखिए एक इनएविटेबल सी चीज़ है कि आप एजिंग को रोक दें। हाँ, लेकिन आप इसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कुछ लोग अपनी कम उम्र से काफ़ी यंग और छोटे नज़र आ रहे अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, स्किन भी बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिव भी है और हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये पता नहीं ये लोग कैसे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। तो डाइट का बहुत आप समझ लें कि 50-60% तक किरदार इसमें डाइट का होता है। अच्छा, अब डाइट को ना लोग अक्सर ट्रीटमेंट समझने लग जाते हैं। डाइट ना प्रिवेंशन है। अगर आप छोटी उम्र से ही अपनी डाइट इस तरह की ले रहे हैं जो आपको कम्प्लीटली हेल्दी भी रख रही है और आपकी स्किन वगैरह को भी अच्छी रख रही है तो आप क्यों नहीं यंग नज़र आएंगे। ट्रू, सारे फैक्टर्स होते हैं। डाइट के साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, डाइट का भी कर रहे हैं, साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रख रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सबसे जो एक मेजर पार्ट है ना जवान दिखने का वो आपकी स्किन होती है। हाँ, ट्रू। तो सबसे पहले जब स्किन पे झुर्रियाँ आए, स्किन आपकी अच्छी ना करना शुरू हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली, तभी आपको लग रहा होता है कि नहीं ये क्या एजिंग, मतलब आपको लग रहा होता है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा लग रही हैं, ये क्या हो रहा है। तो आपने विटामिन सी के बारे में सुना होगा जी। विटामिन सी लोग ऑइंटमेंट्स वगैरह में भी, इनके सीरम्स भी यूज़ कर रहे हैं। विटामिन ई है, विटामिन ए है। ओके, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में, ये आपको डायरेक्ट डाइट से भी मिल सकती हैं। अच्छा, और डाइट आप तो एक ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ करें, डाइट तो आपको मज़ीद फाइबर वगैरह भी साथ दे रहा होता है, आपकी सेहत को भी ओवरऑल अच्छा रख रहा होता है। अब हमारे स्किन जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन को बनाने में जो बेसिकली मेजर रोल अदा कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो विटामिन सी
की मदद से ही हो रहा होता है, कोलाजन जिसको कहते हैं। ओके। तो कोलाजन प्रोडक्शन जो होती है, आपने कहीं सुना भी होगा मार्केटिंग में क्रीम्स वगैरह की कि कोलाजन प्रोडक्शन को अच्छा कर रहा है। तो कोलाजन प्रोडक्शन को सबसे अच्छे करने वाली चीज़ विटामिन सी है। और विटामिन सी आप इतने फलों से ले सकते हैं, इतने जूसेस से ले सकते हैं, इतने सैलड्स वगैरह से ले सकते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में हमें विटामिन सी मिलता है। अभी तो जिस तरह सर्दियाँ आने वाली हैं, तो किन्नू, ग्रेप फ्रूट, ये सारे तो आप समझ लें। इवन दो कि अभी भी जो फ्रूट्स हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो लेमन तो मेरे ख्याल से साल रहते हैं। लेमन के अलावा शिमला मिर्च में है, अमरूद में है, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी है। तो आप विटामिन सी थ्रू डाइट लें, विटामिन ई लें, विटामिन ए लें, बजाय कि आप फ़ौरन जो है शिफ्ट हो जाएं ऑइंटमेंट्स वगैरह पे। तो वो भी एक तरह से ठीक ही है। मैं आई वुड नॉट से कि वो बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए यूज़, लेकिन डाइट में जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे ना, तो ओवरऑल आपको ना एक ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा इससे। और वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। लॉन्ग लास्टिंग है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये तो बात थी कि आप स्किन कैसे अच्छी रखें। स्किन के अलावा ना एक वेट फैक्टर होता है। आप वज़न को नहीं कंट्रोल करते ना अपने शुरू से, या कंट्रोल की जगह मैनेज नहीं करते, तो ये आपको मज़ीद बीमारियों की तरफ भी ले जाता है। कुछ डिजीज़ होती हैं जो एज प्रोग्रेसिव होती हैं, जो आपको एज के साथ साथ होती हैं, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। इन सब का डायरेक्टली ताल्लुक एक तो आपके वजन से होता है, दूसरा आपके एज से होता है। रिस्क फैक्टर्स हम इसको कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें अगर किसी बंदे में पाई जाती हैं तो वो ज़्यादा प्रोन है उन चीज़ों के लिए। तो उसमें अब मैं ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात कर रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ये सारी चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा वज़न है, इसमें जेनेटिक्स है, इसमें आपकी डाइट वगैरह, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आपका है तो आप मैक्सिमम आजकल तो लोगों को 30, 35, 40 तक तो इस तरह के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। 30 के बाद वाले इंसान से अब हम हिस्ट्री में वैसे तो ओवरऑल ही पूछते हैं, लेकिन हमें होता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो अब 30 साल क्या उम्र होती है? बहुत कम उम्र है। हाँ। जैसे अब छोटे छोटे मतलब आप समझ लें कि बच्चे हैं, उनमें भी ये पाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन अब डाइट में जैसे आपने कहा कि विटामिन सी, विटामिन ए और ई का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, जो आपकी रिजुविनेशन में मदद करती है आपके स्किन के हवाले से। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जिनके 20s में लाफ लाइंस आपके माथे पे आना शुरू हो जाती है। कल मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि अब वो कहते हैं कि वो आपकी झुर्रियाँ नहीं है, वो आपकी ड्राइनेस है। आप अगर पानी का या अपने आप को हाइड्रेट अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाफ लाइन, बिकॉज आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर विजिबल वो होना शुरू हो जाती है। तो पानी का भी तो इस्तेमाल हमने करना है। पानी का तो आप समझ लें बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल। पानी लोग ना अपनी प्यास के अकॉर्डिंग पी रहे होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पी रहे होते हैं। आपने कहीं सुना होगा 8 ग्लास पानी पीना दिन में ज़रूरी होता है। 8 ग्लास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होता है। और आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं जब आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे होते। उसमें आपके होंठ जो हैं वो ड्राई होते हैं, आपकी स्किन क्रैकी होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आपको ये फील हो रहा है, आप उठें, पानी पिएं। मसला ये है उठना पड़ता है पानी पीने के लिए। सारी चीज़ों का मसला ये है कि आपको बिस्तर से उठ के जाना पड़ेगा, ग्लास उठाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। अपने पास हमेशा एक बॉटल रखा करें पानी की, ठीक है, ख़त्म होती है उसको दोबारा भर लें, फिर पीते रहें। सही। अच्छा, दूसरा, अब जैसे हड्डियों के प्रॉब्लम के हवाले से अब उसके लिए कैल्शियम और हमें विटामिन डी चाहिए होती है। कैल्शियम हमें मिल जाती है दूध से या डेयरी प्रोडक्ट से। अब कुछ लोग नहीं खा रहे होते, कुछ लोग मिल्क इंटॉलरेंस भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है फिर? वो क्या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या विटामिन डी के हवाले से भी कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सप्लीमेंटेशन का मकसद ही यही होता है कि अगर कोई चीज़ आप अपनी डाइट से नहीं पूरी कर रहे और आपको चांसेस हैं डेफिशिएंसी के, या आपको हो चुकी है, तो फिर आप सप्लीमेंटेशन जो है तब आप उसकी तरफ आते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं लैक्टोज को टॉलरेट कर पा रहा और उसको कहीं ना कहीं से तो कैल्शियम पूरा करना है, तो इजी अप्रोच ये है कि आप आ जाएं सप्लीमेंटेशन पे। इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं जो आपकी टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं, या आप उन पे शिफ्ट हों। लैक्टेज एंजाइम है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस में काम आता है, लेकिन अगर
आप डिफिशिएंसी से बचना चाह रहे हैं तो कैल्शियम ये सारी चीज़ें जो हैं आप साथ साथ इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब कैल्शियम का जो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सोर्स है वो एक टैबलेट मिलती है जो हम पानी में डालते हैं और हम लोग खा रहे होते हैं। बहुत से लोग मेरे ख्याल से, और ख़वातीन ख़ास तौर पर ज़्यादातर वही खाती है बिकॉज इट्स अ वेरी मतलब इजी टू एक्सेस एग्जैक्टली। वो ठीक है सोर्स, या उसके अलावा, बिकॉज मैंने उसके बारे में ये सुना है कि अगर उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके स्टोन्स हो सकते हैं। आप होता है बिल्कुल। देखें, वही बात, सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती। अच्छा, अब वो जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो हर घर में मौजूद है। एग्जैक्टली बच्चे को भी हम दे रहे होते हैं, बंदों के हाफ वो टैबलेट बड़े भी खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। बल्कि मैं इवन ये भी नोट करी थी, अच्छा ज़रा सी वीकनेस फील कर रहे हैं, वो टैबलेट निकाली पानी में डाल के दे दी और वो पी ली। हाँ, वो पी ली। तो ये बहुत गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर किसी को ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है आप एक बार प्रिस्क्राइब करवाएं कि आपको किस तरह का सॉल्ट चाहिए। ज़्यादा जिस तरह अभी कोविड में लोगों ने उसका इतना इस्तेमाल किया कि किडनी स्टोन्स और इस तरह की चीज़ों का इशू बना है। अच्छा, तो ये इशू बन जाता है अगर आप उसको अनसुपरवाइज्ड अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं कि नहीं जी हमें कैल्शियम चाहिए, हम सारा यहीं से ले लेते हैं। ओके, तो पहले आपको पता होना चाहिए आपको ज़रूरत है या नहीं है, और वो आपको खुद नहीं पता लगेगा, आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछना चाहिए। फिर आपने उनसे सजेशन लेनी होती है कि आपको ये सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं। सप्लीमेंट पे आप लाइफ टाइम नहीं रहते, जैसे ही आपकी डिफिशिएंसी ख़त्म होती है आपको उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी डाइट पे फिर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से भी हमारी एजिंग आती है, हमारी जो सोचें होती हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कह लें कि परेशान होते हैं और वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और उसका वो सारा पता चल रहा होता है। तो उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत से लोग इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती है, उनका ब्रेन एक्टिव रहता है हर वक्त। तो कहीं ना कहीं क्या कोई चीज़ डिफिशिएंट होती है? अब जैसे मैंने सुना था कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपकी नींद या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा होता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने बात की है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आपको अगर एक इंसान है जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह है, और एक इंसान है जो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको उनके चेहरों से ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जैसे ही आप कह रही हैं। तो इसमें डिफरेंट ये आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। एक इंसान जो ज़हनी तौर पर ही अच्छा नहीं महसूस करता जी, ना वो अपना ख्याल रखता है, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, ना वो अपने उसको नहीं फ़िक्र होती कि खाने पीने में क्या खाना है, किससे मेरी स्किन अच्छी होगी। वो लोग तो आप समझ लें सर्वाइवल पे होते हैं ना। तो मेंटल हेल्थ को, डाइट को, इन सारी चीज़ों को ना अलग अलग नहीं लेके चलते, सही, इनको एक साथ लेके चलते हैं। एक इंसान जिसको आप समझ लें डिप्रेशन है, या आप समझ लें कि वो नहीं अच्छा महसूस कर रहा अपने बारे में, और उसकी सेहत, फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, आपको नज़र आ रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी हेल्थ को लेके, तो आप सिर्फ उसको थेरेपिस्ट को नहीं रेफ़र करेंगे, आप उसको एक डाइटिशियन को भी रेफ़र करेंगे, आप उसको एक डॉक्टर को भी दिखाएंगे। इसका जो सारा असर होता है ये आपके पूरे GIT पे होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इतने पेशेंट्स हैं IBS के जिनको पता ही नहीं होता कि उनको हो क्या रहा है, उनका ज़रा सा स्ट्रेस से, टेंशन से ट्रिगर होता है, ट्रिगर हो जाता है। ट्रू, एग्जैक्टली। और वो डाइट को ब्लेम कर देते हैं, अच्छा मैंने ये खाया था तो ये हो गया, अच्छा मैंने वो खाया था। लेकिन वो आपका जो है ना, वो जो स्ट्रेस होता है वो इंड्यूस कर रहा होता है। नहीं तो क्या ये IBS को बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। IBS जिस तरह डायबिटीज़ वगैरह की मैनेजमेंट है ना, IBS की मैनेजमेंट है। अच्छा। और वो मैनेजमेंट सिर्फ अकेली डॉक्टर की नहीं है, उसमें साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसमें डाइटिशियन की भी ज़रूरत है। ये एक टीम वर्क है। तीनों चीज़ें आपके फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे होंगे कि आप दवा भी ले रहे हैं, आप अपनी सेहत का, जहनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रख रहे हैं, फिर आपकी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये जो मैग्नीशियम है, इसकी कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ये कितना इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए, और क्या इसका वाकई नींद के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है? मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत मैक्रो जो हैं, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, बॉडी को ज़्यादा मिकदार में होती है, कुछ की कम मिकदार में होती है। ये जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, इसका सिर्फ जहन पे नहीं, इसका बाकी चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट होता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे, आपके ओवरऑल हड्डियों पे, ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पे, इस तरह की हज़ार चीज़ें हैं जिस पे इसका इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपकी डाइट में नहीं है ना,
या आप कम्प्लीटली आप इसको वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके इफ़ेक्ट को भी कम करने के लिए वही चीज़ है कि डाइट प्रॉपर हो और आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, आपको पता हो आपको किस चीज़ की एग्जैक्टली ज़रूरत है। तो ये कहाँ से मतलब कौन सी डाइट से या कौन से फूड से हमें जो है मैग्नीशियम या जिंक भी एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, वो ये दोनों कहाँ से हमें मिल सकते हैं, किस फूड ग्रुप से? बिल्कुल, ये फर्टिलिटी पे भी बहुत इसका गहरा इफेक्ट होता है लोगों को, जिंक की डेफिशिएंसी। हाँ जी, जिनको इस तरह का इश्यूज हो रहे होते हैं। जिंक का जो है ये फ्रूट्स वगैरह से ज़्यादा पोल्ट्री में और मीट में और इन चीज़ों में जो है ना, इसका थोड़ा है। अच्छा, कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, तो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको जो है डेफिशिएंसी इसकी अभी है या नहीं है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी है, आपको ना आजकल मिल जाते हैं ओवरऑल मल्टीविटामिन्स, जिसमें हर चीज़ के आरडीए के मुताबिक, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के मुताबिक उसके अंदर उतनी मकदार उस चीज़ की शामिल की भी होती है। आप अगर किसी भी मल्टीविटामिन को लेते हैं, उसको अगर आप पीछे से पढ़ें ना, तो इसमें आपको सारे मिनरल्स वगैरह, वाइटामिन, उनके नाम और उनके जो आरडीएज़ हैं, एमजीज़ हैं, वो लिखी भी मिलती हैं। अगर आप वो रोज़ ले रहे होते हैं ना, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। ठीक है। अगर आपको फूड से या फिर आपको नहीं पता कि आपको किसी और चीज़ से कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये जो हम लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हैं, इससे हमारी एजिंग जल्दी आ रही होती है? जी बिल्कुल। फ़ास्ट फूड वगैरह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड फ़ैट्स यूज़ किए होते हैं, वो आपका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा रहे होते हैं। कोलेस्ट्रोल भी जो है ज़्यादा बढ़ता है तो आपके जो दिल के मसाइल, स्ट्रोक्स वगैरह, ये सारी उन चीज़ों से एसोसिएटेड हैं। फ़ास्ट फूड लोग घर में कम ही बनाते हैं, हाँ जी, बाहर से खाते हैं। बाहर रेंसिड ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा होता है, एक ही तेल को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे क्या सॉरी, नो प्रॉब्लम, जिससे कैंसरस चीज़ें भी जो है ना, वो भी पैदा हो रही होती हैं। फ़ास्ट फूड आप जिस तरह पहले बताया, हफ्ते में एक बार खाएं, कोई मसला नहीं। रोज़ फ़ास्ट फूड खाएंगे, रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा, सबसे पहले तो आपके वेट पे इफेक्ट पड़ेगा। हर चीज़ कनेक्टेड हो जाती है वेट पे आके। वेट के अलावा आप इनएक्टिव महसूस करेंगे, आप ले रहे हैं एम्प्टी कैलोरीज। हाँ। कैलोरीज में भी फ़र्क होता है ना, एक होती है एम्प्टी कैलोरीज, एक होते हैं कि आप किसी कैलोरीज के साथ कोई ग़िज़ाइयत भी ले रहे हैं। तो एम्प्टी कैलोरीज आप एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से भी ले सकते हैं, एक पेस्ट्री से भी ले सकते हैं, शावरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर से ले सकते हैं। और अगर आप न्यूट्रिएंट्स के साथ कैलोरीज चाह रहे हैं, तो आप फिर पूरे बैलेंस मील खाएं, सब्जियां वगैरह भी शामिल करें, गोश्त भी खाएं, रोटी भी खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन ओवरऑल एक ब्लेंड होना चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स का उसके अंदर बैलेंस डाइट में। मतलब जो घर का खाना वो आप खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें सारी चीज़ें आपको, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी आपको चाहिए हैं वो आपको मिलते हैं, और वो मुतवाज़न ग़िज़ा भी होती है जो आपकी ओवरऑल सेहत को भी बेहतर करती है, और साथ ही साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करती है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी, उन पर हमने आज बात की है। हमारा मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थी। हमारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि ये अगस्त का महीना है और कल आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, और इस महीने में ख़ास तौर पर अपने हीरोज़ को याद किया जाता है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। और आज एक और हीरो हैं पाकिस्तान के, जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। सबसे पहले थोड़ी सी उनके बारे में बात कर ली जाए। क्रिकेट की तारीख़ में सबसे ज़्यादा 446 इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायर रहने वाले अलीम डार 2004 में एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी थे, और आईसीसी के मुताबिक वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के सबसे मुमताज़ एम्पायर्स में से एक थे, और मुसलसल 19 साल तक आईसीसी एलीट पैनल का भी हिस्सा रहे और रिटायर्ड हुए। और उनकी शख्सियत का एक इंतहाई खूबसूरत पहलू जिस पर आज हमने बात करनी है। जैसा कहते हैं ना कि बड़े लोगों की निशानी होती है कि वो लोग ना सिर्फ अपनी फील्ड में कामयाब होते हैं, बल्कि अपनी फील्ड में कामयाबी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी अपने साथ बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के मायानाज एम्पायर अलीम
खान को, अलीम डार को कौन नहीं जानता होगा। अलीम डार साहब ने अपनी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़े और उसके बाद दुखी इंसानियत की खिदमत का बीड़ा उठाया और अलीम डार फाउंडेशन उन्होंने बनाई। अलीम डार फाउंडेशन इस वक्त मुल्क भर में मुतअद्दिद फलाही कामों में इस वक्त मसरूफ़ भी है और जिसमें थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए काम किया जा रहा है और फ्री काम किया जा रहा है। थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस और तालीम के मैदान में भी उनकी नुमायाँ खिदमात देने के साथ साथ उनके इस प्रोजेक्ट के मुतालिक जानेंगे कि ये आगाज़ कैसे हुआ, इसके पीछे का मोटिव क्या था और आगे वो इसको किस तरह एक्सपैंड करने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या सहूलियात जो है वो दी जाती हैं लोगों को। तो इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अलीम डार साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर कि आपको टीवी पर देखते थे और आपकी जो डिसीजंस देखते थे हम कि आप किस तरह डिसीजन मैदान में ले रहे होते हैं, खेल के मैदान में। तो आपका नाम हर जगह जाना जाता है, आपको कौन नहीं जानता है। अब आपने खिदमत इंसानियत में भी आपने कदम रखा, सिर्फ अपने आप को कामयाबी के उस बुलंदियों पर नहीं पहुँचाया बल्कि लोगों को भी अब वहाँ तक आप ले के जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड प्राउड फील करते हैं हम इस हवाले से अगर पाकिस्तानी कोई भी ऐसा काम करता है। तो सबसे पहले तो बताइए अलीम डार फाउंडेशन कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसके पीछे का मोटिव क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम डार फाउंडेशन को तकरीबन जी 15 साल हो गए। अच्छा। तो इसमें कोई भी पाकिस्तान पे प्रॉब्लम आती है, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, उसमें यह कि मैं अपने ख़ास दोस्तों से रिक्वेस्ट करता था और अपनी जो है कंट्रीब्यूशन वहाँ मैं करता था। लेकिन यह कि इसको रजिस्टर्ड हुए तकरीबन 1 साल हुआ। अच्छा। और मैं इन थैलेसीमिया के बच्चों के साथ तकरीबन 7 साल से इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए ब्लड इकट्ठा करता था और मुख्तलिफ एनजीओज़ को देता था। ओके। और जो कि ब्लड इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग हमें ब्लड देते हैं। और इन 7 सालों के बाद फिर ये मेरे एक दोस्त महमूद भट्ट साहब ने मुझे बताया कि जी क्यों ना हम इसको एक सेंटर बनाया जाए। और अल्लाह का शुक्र हमने विदिन 7 मंथ अपना सेंटर बनाया जहाँ बच्चों को बड़ा लगता है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी हमारी पूरी टीम की। और इसके साथ हमारी जो मेन ख्वाहिश है कि इस मर्ज़ को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चों जो इस बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं उनको ट्रीट तो करना है, लेकिन असल मकसद है कि इस मर्ज़ को ख़त्म किया जाए। तो वो हम ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि एक और आपके भी साथ हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ और कितने मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी यहाँ पे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं? जी, गवर्निंग बॉडी शख्सियात अगर जिनकी बात की जाए तो लेकिन जी इसमें मेनली है अवेयरनेस का, कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि थैलेसीमिया है क्या। इसमें अल्लाह का शुक्र जी हमारे साथ सारे जितने भी बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो हमारे साथ हैं। बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, अच्छा। फ़खर हैं, नसीम शाह हैं, और इसके साथ हमारे जहांगीर खान साहब जो वर्ल्ड के स्क्वाश के एक नाम है बहुत बड़ा, वो हमारे साथ हैं। इससे पहले डॉक्टर कदीर साहब थे हमारे साथ, फिर ये अमजद साहब थे। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र जी हमारे साथ बड़े अच्छे लोग हैं जो हम उनके ज़रिए अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इसके साथ माशाल्लाह हमारी गवर्निंग बॉडी है 7 बंदों की, तो माशाल्लाह अच्छी तरीके से साथ काम कर रहे हैं। तो क्या क्या, एक तो चले थैलेसीमिया के हवाले से काम कर रही है अलीम डार फाउंडेशन, इसके अलावा और क्या क्या मोटो हैं आपके? देखिए इसमें मेनली हम थैलेसीमिया और जो हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें हम फ्री एम्बुलेंस भी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। और इसके अलावा हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं जो हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, कि जो बच्चे जिनके बच्चों के पास डिग्रीज़ हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं, तो उनको हम टेक्निकल एजुकेशन दें, बच्चे हों बच्ची हों, ताकि वो अपनी फैमिली को संभाल सकें। इसके अलावा जो बहुत ही अहम है इसमें मैं खालिद अब्बास डार साहब को अप्रिशिएट करूँगा जी। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जी लैब्स बनाई जाएँ पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में। कि काफ़ी लोग जो हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और अल्लाह को प्यारे होते हैं, टेस्ट नहीं करवाते अपना, तो बिल्कुल नॉमिनल सी हमने प्राइस रखे। और ये पूरे पाकिस्तान की जो मेजर सिटी हैं थैलेसीमिया के हवाले से नहीं, ओवरऑल जी, ओवरऑल जितने भी टेस्ट होते हैं उसके हवाले से। हाँ जी, तो उसकी वो हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। एक तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट है जी। अच्छा, ये इन फ्यूचर आने वाला है, ये अभी स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं, अभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये अभी स्टार्ट होगा। तो अगर अभी सबसे पहले थैलेसीमिया के हवाले से बात कर लें, जिसके बारे में मेरे ख्याल से जितनी अवेयरनेस दी जाए वो कम है, बिकॉज इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसके कॉजेज़ क्या है और इस मर्ज़
को किस तरह कोप अप इसके साथ किया जा सकता है? देखिए जी, ये जेनेटिक है, ये पेरेंट्स से बच्चे में मुंतकिल होती है। हाँ, बिल्कुल मारूसी है और बिल्कुल इसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसमें जब माइनर थैलेसीमिया की शादी माइनर से होती है तो मेजर बच्चे पैदा होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी उनको ब्लड लगता है। और ये बड़े ही जिस बच्चे और पेरेंट्स जिस कर्ब से गुजरते हैं आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उनको पता है वालिदैन को बच्चों को हम ट्रीट करवा रहे हैं, लेकिन 30 से 35 साल तक उन्होंने अल्लाह को प्यारे हो जाना, तो बड़ी ही कर्ब से ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये नहायत ही गरीब होते हैं। इसमें कज़न मैरिज में काफ़ी चीज़ ये बीमारी है, लेकिन हम ये नहीं कहते कज़न मैरिज करें ना करें, लेकिन ये कि आप इसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। अच्छा। तो ये इसमें मेनली है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट कहाँ से कराएं? इसकी फैसिलिटी आप लोगों की फाउंडेशन दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या प्रोसीजर है इसका? जी बिल्कुल, हमारी फाउंडेशन में बिल्कुल CBC की जो टेस्ट होता है उसमें स्टार्ट और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होता है। अच्छा। लेकिन CBC का हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और अच्छा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे डेंगू में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और जो है कोविड में भी बंदों के बहुत अच्छा पोलियो में बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं, तो ये इसका टेस्ट इतना माइनर करवा दिया जाए कि इसको हर बंदा अफोर्ड कर सके। जो कि मेरा ख्याल 1500-1600 का टेस्ट है, इसको मेरा ख्याल इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। तो ये टेस्ट इतना कम होना चाहिए कि हर बंदा इसको अफोर्ड करे, तभी हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा इसमें चूँकि बच्चों को या जो भी थैलेसेमिक पेशेंट होते हैं उसको खून लगना होता है, तो आप लोग कैसे फिर खून का जो है इंतज़ाम कैसे करते हैं? डोनर्स किस तरह ढूंढते हैं? खुद आते हैं या आप लोग उनको करते हैं, कांटेक्ट करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है उसका? बिल्कुल जी, ये बड़ा टफ है लोगों से ब्लड लेना, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि ब्लड देना चाहिए, हर 3 माह के बाद ब्लड देना चाहिए, और जो कि लोग नहीं देते। लेकिन ये कि इन बच्चों की ज़िंदगी ब्लड है, इनके अलावा इनका सर्वाइवल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र जी, हमारे साथ पंजाब पुलिस अभी बहुत बड़ा हमारा कैंप लगा है और अच्छा। यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ हैं, फिर पाकिस्तान रेंजर्स से हमारा भी ब्लड कैंप लगने जा रहा है। तो ये कि माशाल्लाह लोग हमारे साथ हैं और ब्लड दे रहे हैं हमें माशाल्लाह। इजीली लोग दे देते हैं, बिकॉज बहुत इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है ना लोग रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा ब्लड नहीं देना या कुछ खून की कमी हो जाएगी या आपका जिस्म फूल जाएगा। बहुत से ऐसे इबहाम के ऊपर हम लोग जी रहे होते हैं, तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, हर 3 माह के बाद इंसान की बॉडी के जो सेल मरते हैं उसके द्वारा नए बनते हैं 3 महीने के बाद। तो वो 3 माह के बाद ब्लड देना जो है ना मेडिकली भी अच्छा है। तो लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जी, बिल्कुल अपना ब्लड दें, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेन थिंग जो है हमारी फाउंडेशन की कि जो हम लोगों से ब्लड इकट्ठा करते हैं उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, और जो भी किसी को पता नहीं होता कि उसको हेपेटाइटिस C है, B है, उनको खुद पता नहीं होता, लेकिन उनको अवेयरनेस हो जाती है कि हमें ये बीमारी, हमने इसका इलाज कराना है। तो हम जो भी ब्लड लेते हैं हर बंदे को उसकी रिपोर्ट देते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। अच्छा, दूसरा सर पता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा फाउंडेशंस हैं, ये NGOs बन गई हुई हैं, तो ट्रांसपेरेंसी का एक एलिमेंट आपकी फाउंडेशन में कैसा है? किस तरह पता चलेगा अगर लोग डोनेशन दे रहे हैं? बिकॉज सबसे कंसर्न ये होता है लोगों का कि अगर हम डोनेशन दे रहे हैं या अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो हमारा वो एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो उन तक पहुँचना चाहिए जो कि डिज़र्विंग होते हैं। बिल्कुल जी, अभी तक जो मैंने जो मुझे डोनेशन मिली है, जिनके पास मैं गया हूँ, उन्होंने दी और भरपूर तरीके से दी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी जहाँ रहता हूँ वहाँ मैंने 3-4 गाड़ियाँ देखी, बहुत बड़ी गाड़ी है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन रह रहा है। अच्छा। मैंने बैल दी, उनका मुलाजिम बाहर आया, मैंने अपना कार्ड दिया, वो जो साहब थे बाहर आ गए। अच्छा। कि डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? और मैं लैब बनानी है, मैंने उसके लिए इमदाद के लिए आया हूँ। अच्छा। तो वो मुझे अंदर ले गए स्पेशली, और फ़ौरन मुझे 25 लाख का चेक दिया। इस तरह लोगों ने मुझे बहुत दिया, और यही वजह है हमने विदिन 7 मंथ में ये लैब बना ली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं यही कहूँगा जो भी जिन्होंने भी डोनेशन करनी है वो आके देखें बच्चों के साथ क्या हो रहा है वहाँ। तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो मेरा ख्याल आप डोनेट भी ना करें। तो अल्लाह का शुक्र जी, हमने सबसे पहले जो बंदा रखा था, हमने एक अकाउंटेंट रखा था, और अच्छा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म जो है उससे हम अपना ऑडिट करा रहे हैं। तो अच्छा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, जो आपने बात की है। अच्छा, तो अभी तक एक ही लैब बनी है और वो सिर्फ लाहौर में है या बाकी भी शहरों में आप लोग इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो स्टार्ट किया हमने लाहौर से किया जी, और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे यूसुफ जमील हमारे पास आए थे। अच्छा। तो वो कह रहे जी तलम्बा में भी काफ़ी जो है, मियाँ चनू में काफ़ी बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, लेकिन ये लाहौर आते हैं, तो आप वहाँ आएँ तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लैंड देंगे।
तो अल्लाह का शुक्र जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो हम बनाएंगे तलम्बा में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम पेशावर जाएंगे जी, वहाँ भी काफ़ी लोग हैं। अच्छा, वहाँ पर भी हैं। और पंजाब में सिर्फ अभी लाहौर में है या पंजाब के दीगर इलाकों में भी या दीगर शहरों में भी आपका इरादा आप रखते हैं कि वहाँ पर भी जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल जी, अभी तो आप अप्रिशिएट करेंगे विद इन 7 मंथ हमने ये कर लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह हम तलम्बा में चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये कि बाकी सिटीज़ में जाएंगे, फिर बाकी सिटीज़ में भी या पूरे पाकिस्तान में भी ये नेटवर्क जो है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा। और वैसे भी अभी बहुत कम वक्त हुआ है, 1 साल और 1 साल में भी 7 महीने में अगर आपने इतना अच्छा काम कर लिया है, यहाँ पर आपने एक पूरी लैब बना ली है जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको लैब कहा जा सकता है थैलेसीमिया के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा एक काम है जो आप खिदमत इंसानियत के लिए कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए लोग किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं लोग आपसे? बिल्कुल जी, हमारा UN नंबर है जी 111111233, इस पे आप फ़ोन करके आप कर सकते हैं। और मैं इसमें ये कहूँगा जी, बिल्कुल जितनी भी NGOs काम करी हैं सबको सपोर्ट करें। और मैं खाली अपनी NGO कहूँगी, ये बड़ा टफ है इन बच्चों के लिए, तो इन बच्चों के लिए काफ़ी लोग ऐसे जो जिन पर रेंट भी नहीं होता, किराया भी नहीं होता, तो अल्लाह का शुक्र हम उनको किराया भी देते हैं जी, कि आप बच्चों को ब्लड लगवाएं ज़रूर। फ्यूचर में हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं जो कि लोग आ नहीं सकते, हम एक ऐसी मोबाइल वैन बनाएं कि वहाँ जाके हम उनको ब्लड लगा सकें, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है और इसका इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इस पे भी साथ ही साथ हम भी आप लोगों के साथ ही इस नोबेल कॉज के लिए, मैं तो कहूँगी कि नोबेल कॉज ही है कि अगर आप खिदमत इंसानियत के लिए कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ ही होंगे। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा सर मैं दोबारा से इसी पे आऊँगी ब्लड डोनेशन के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर मेरे ख्याल से जितनी बात की जाए लोगों तक अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन है, आपने सारी ज़िंदगी मैदान में गुजारी है, तो अगर आप जो चीज़ बोलेंगे ना लोगों तक वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगी। तो एक तो 3 महीने बाद हमने देना ही देना है, लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जब आप भी अपने करियर में थे या उसमें आप भी डोनेशन देते थे, ब्लड डोनेशन देते थे? बिल्कुल जी, मैंने अभी तक 3 दफ़ा दिया हुआ जब से हमारी फाउंडेशन स्टार्ट हुई है। और ये इसका जो बेहतरीन जो ब्लड देने की जो है 18 साल से लेकर 60 साल तक आप दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे अच्छा ब्लड है वो 18 साल से 50 साल तक है। अच्छा। तो मैं 60 साल तक आप ब्लड दे सकते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, ब्लड देना चाहिए। और जैसे आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें 3 महीने के बाद ब्लड देना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये थोड़ा सा मैं शामिल हुआ, तो इसमें जो हाई क्लास के जो लोग हैं ना वो बड़ा कम ब्लड देते हैं। अच्छा। लेकिन मज़दूर हो गए और स्टूडेंट्स हो गए इस तरह के, वो काफ़ी ब्लड देते हैं माशाल्लाह। लेकिन उन लोगों को भी आना चाहिए और ये बहुत बड़ा सदका जारी है मैं समझता हूँ आपके जिस्म का। मतलब हाई क्लास वाले कम देते हैं, उनमें क्या अवेयरनेस नहीं है, ये क्या वजह है? पता नहीं, वो डरते हैं जी, पता नहीं हम मोटे ना हो जाएं और ये। लेकिन ये है कि मैंने जब जितने भी कैंप्स लगाए हैं उसमें ना बहुत जो आए मजदूर तक बहुत ज़्यादा देता है, और जो है फैक्ट्री में जो काम करते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा देते हैं जी, वो ज़्यादा वॉलंटियरली आके ये काम कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ आपके कैंप्स लगते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, जहाँ पर लोग आके खुद वॉलंटियर कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए जी, अभी हमारा पंजाब पुलिस से लगा लाहौर में, और 2 हफ्ते पहले लगा था हमारा डस्का में, वहाँ लोगों ने बड़ा अच्छा तरह कंट्रीब्यूट किया। अभी सियालकोट में हमें लोग बुला रहे हैं, बहावलपुर में बुला रहे हैं, काफ़ी गुजरांवाला में बुला रहे हैं। तो ये है कि काफ़ी जगह हम लोगों को पता लग गया कि हम इसमें इन हो गए हैं और हमें वो बुला रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है जी, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें ब्लड देते हैं और हमें ब्लड की कमी नहीं होती। अच्छा, ब्लड की कमी नहीं होती आपका? हर टाइम आपका ब्लड बैंक जो है वो होता है वहाँ पे? जी अल्लाह का शुक्र, अभी भी 250 से ऊपर ब्लड बैग्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा। जो कि हम अगर कैलकुलेट करें तो जो कि नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए काफ़ी है हमारे लिए। ओह वाओ, दैट्स गुड। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी है कि एक जदीद सहूलियात से कह ले कि आरास्ता है आपकी वो जो लैब आप लोगों ने बनाई है, कि जितने भी आजकल के जो टूल्स हैं और मशीनरी और सारी चीज़ें वो वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी, लैब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ब्लड तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे को स्क्रीन होकर ब्लड लगे। तो उसकी जो स्क्रीनिंग होती है, हम जर्मन और अमेरिकन मशीन है जो हम उसको ब्लड को साफ़ करती है, जो बच्चे को जो है लगता है। इसमें जो पहले लाइफ थी वो 10 से 15 साल थी बच्चे की लाइफ, अब ये कि 30 से 35 साल हो गई है इन मशीन की वजह से। अच्छा। तो ये बड़ी हाई क्लास किस्म की मशीन्स हैं हमारे पास जी, और बड़ी महंगी मशीन्स हैं। और एक लैब पे मेरे ख्याल कोई 3.5-4 करोड़ रुपये खर्चा आता है आपका जी, एक लैब के ऊपर। जी। तो ये है कि
ये लैब आपकी अच्छी होगी तो ये बच्चों की लाइफ में इजाफा होगा। बेशक ऐसे ही है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम इस अच्छे कॉज में आपके साथ हैं और आप लोगों को भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ उनका ताउन करना चाहिए ताकि इस गुड कॉज के लिए वो काम करें, खिदमत इंसानियत के लिए वो काम कर रहे हैं तो इसको बेहतर किया जा सके। थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए काम किया जा रहा है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही साथ फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए अलीम डार फाउंडेशन काम कर रही है। तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने डोनेशन देनी है। तो हमारे साथ अलीम डार साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस आपने देखी है और हमारे साथ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि आज हमारे स्टूडियो में हैं और आज़ादी के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, कुछ नगमे भी उनसे सुनेंगे। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है, आपने हमारे स्टूडियो में देख ही लिया होगा। तो हमारे साथ बर्नबास मौजूद हैं जो कि सिंगर भी हैं और साथ ही साथ जो है ना वो बजाते भी हैं। अब मेरा नाम भूल गया मुझे, क्या कहते हैं इसको बर्नबास? हारमोनियम बजाते हैं। तो बर्नबास आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। इसके साथ साथ अलीना ने भी हमें ज्वाइन किया, अलीना आपको भी वेलकम कहते हैं। सबा हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। सबा एंजल हैं जिन्होंने क्या खूबसूरत वायलिन बजाया है। एंजल बहुत अच्छा आपने वायलिन बजाया है एंड वेलकम टू जागो लाहौर। उसके साथ साथ रशाइल ने भी हमें ज्वाइन किया। रशाइल सही बोला है मैंने? ठीक है जी, रशाइल को भी वेलकम कहते हैं। उसके बाद बज़लाइल मौजूद है। इतने मुश्किल नाम है, पहले मैं इनसे बोल रही थी कि मैं इनको बोलूँगी कैसे, प्रोनाउंस कैसे करूँगी, बट वेलकम टू जागो लाहौर बज़लाइल। तो इसके साथ साथ हमें एक और भी स्टूडेंट है जो कि तबले पे मौजूद हैं बट वो ऑन एयर नहीं आ सकते हैं, तो वो हमारे साथ वो भी होंगे। तो जी कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक है? बारी बारी नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो एक ही दफ़ा हमें बता दें कि कैसे हैं। तो अच्छे हैं, कल के लिए तैयार है कि कल भी जश्न आज़ादी मुबारक हमने मनानी है सबने और 14 अगस्त है, तो क्या क्या तैयार करके आए हैं? किस तरह का नगमा जो है आज आपने हमें सुनाना है? मैं आपको सुनाऊंगा ये वतन तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा बर्नबास, बहुत अच्छा गाया आपने। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अलीना की तरफ और मेरे ख्याल से वक्त की थोड़ी सी कमी है तो हम फ़ौरन से ना आप लोगों के नगमे सुनते हैं। क्या सुनाएंगे अलीना आप हमें? मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का गा के आई, मेरा ईमान पाकिस्तान। डन, चले जी। बोल नहीं रही थी अलीना और जब बोली है, जब उन्होंने सुर लगाया तो पता चला क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अलीना आपने भी नगमा गाया है। अब आते हैं जी हम सबा की तरफ। सबा क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं सुनाऊंगी वतन के मिट्टी गवाह रहना। हाँ हाँ है, क्या बात है। चले, चुने तो यहाँ पर एक समा ही बांध दिया है। क्या टैलेंट मौजूद है इनके अंदर, उस टैलेंट के पीछे का क्या राज है ये भी तो जानना चाहिए कि कौन इनको ट्रेन कर रहा है, किस तरह ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बर्नबास आप इससे स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलेज में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, कौन आपको सिखाता है? कॉलेज में हम PCLS सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पंजाब कॉलेज में से। ठीक है। और वैसे कितना रियाज करते हैं डेली रूटीन में, करते हैं कि नहीं करते? घर में मैं करता हूँ। करते हैं जी। कितना कर लेते हैं? अभी कॉलेज से फ्री होके घर जाके बस मेरा घर में यही होता है कि बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते? बस नहीं, यहाँ पढ़ाई या फिर ये बस यहाँ पढ़ाई या फिर ये? अच्छा, मतलब क्या पढ़ क्या रहे हैं आप? FAIT में कर रहा हूँ। अच्छा, IT में साथ IT और साथ म्यूजिक दोनों एक डिफरेंट फील्ड नहीं है, मैनेज कर लेते हैं जी। तो आगे जाके किस चीज़ को ऑप्ट करेंगे, म्यूजिक को या IT को? दोनों साथ। अभी सोचा ही नहीं। साथ ही दोनों के साथ से लेके चलेंगे। चले, वेल गुड। अगर आप दोनों को लेके चल सकते हैं तो अलीना आपका क्या शौक है, कौन सा जॉनरा ज़्यादा सुनती हैं, पसंद क्या है आपको सुनना? मैं गज़ल ज़्यादा सुनती हूँ। गज़ल ज़्यादा सुनती हैं, ठीक है। तो कौन ज़्यादा पसंद है आपको गज़ल में? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की ज़्यादा सुनती हूँ मैं, और ज़्यादा मेहंदी हसन को सुनती हूँ। मेहंदी हसन साहब को। तो कितनी प्रैक्टिस करती हैं आप भी घर जाके? घर जाके मेरी कॉलेज से क्लासेस मेरी थोड़ी लेट होते हैं क्योंकि मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो फिर जब क्लासेस से टाइम मिलता है काम करके फिर रात को
रात को फिर आप ये प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो मुश्किल नहीं लगता? मतलब FSC प्री मेडिकल आप कर रही हैं और साथ ही साथ म्यूजिक भी कर रही हैं। मैं बचपन से सीख रही हूँ, तो अब ये मेरा लाइफस्टाइल बन गया है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करती फिर मुझे तब तक मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ थोड़ा रह गया है, कुछ हमने डेली रूटीन में वो नहीं किया है। चले, दैट्स गुड। तो सब्बा आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में आप कर रही हैं, ओके। और आगे क्या मौसीकी में ही जाना है आपने? जी, म्यूज़िक के फील्ड में ही आगे भी जाना है। तो किस तरह का जॉनरा पसंद है आपको? मुझे भी गज़ल ही पसंद है ज़्यादा। और आप कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं? कॉलेज से जाती हूँ और थोड़ी रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है और जब तक दिल करता है तब अच्छा, वाह जी वाह, मतलब आप तो ज़्यादा टाइम देती हैं इसको। जी, दैट्स गुड। हम जब आपकी उम्र में थे ना, तब हम ये करते थे कि हमारी एक दिन पहले थोड़ी सी तैयारी होती थी कि कल हमने झंडियाँ लगानी है, कल के लिए घर को पूरा सजाना है। इवन दो के गलियों में भी हम झंडियाँ लगाते थे, बैजेस लेकर आते थे, फ्रेंड्स को मिलने जाते थे। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने? नहीं, घर जाके बच्चे आप मॉडर्न हो गए, आप बच्चे जो है ना ये इस तरह की चीज़ें नहीं करते। हम अपने बचपन में किया करते थे, सारी रात हम झंडियाँ लगाते थे और सुबह 14 अगस्त में बारिश हो जाती थी और वो झंडियाँ हमारी बह जाती थी और हम रो रहे होते थे सुबह कि ये हुआ क्या है। खैर, ये जनाब चलता रहता है। कल का दिन बड़ा अच्छा हमारे लिए दिन है और हम अच्छा सा शो भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज के लिए ये जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, यंग टैलेंट है, इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाए। हमें भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।